बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला लेक्चर रिपीट करवाऊंगी, क्योंकि हमने उसी पिछले लेक्चर से कनेक्ट करके आगे हमने देखना है कि हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर जो है अच्छी तरह से समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं खुद से, तो आपको पता चल जाएगा कि इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो सोल्यूशन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को स्पेस नहीं मिल रही होती कि वो जल्दी से एवेपोरेट हो जाए। तो हम यहाँ से हमने ये भी कहा था कि इन्हीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम क्या करते हैं कि जो हमने सॉल्यूट ऐड किया होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली थी, हमने उसके मेथड भी देख लिए थे कि किस तरह हम डिटरमिन कर सकते हैं, और हमने ये भी देख लिया था कि हम कैसे जो है वहाँ से लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको वो समझ आ गई है तो अगले समझना और अगलों की ये जो डेरिवेशन है और उसको करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें से कोई ना कोई एक जो है उसकी न्यूमेरिकल आ सकता है आप लोगों को पेपर के अंदर, या उसको ड्राइव करना, या उसका कोई भी ना कोई मेथड आ सकता है कि कैसे इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मेजर किया जाता है। सो तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब रीज़न क्या थी, रीज़न हमने देख ली थी कि जब वेपर प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है तो तब वो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। अब सॉल्वेंट की निस्बत क्या होता है, जब हम सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो गया, तो जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उस मटेरियल को, सॉल्यूशन को एक्सटर्नल प्रेशर तक आने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको इस प्लॉट की भी समझ आ गई थी कि किसी भी पोजीशन के ऊपर जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर हाई है और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, और इस टेम्परेचर का जो चेंज है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का, उसको हमने क्या कहा था, चेंज इन वेपर प्रेशर और चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, जिसे डेल्टा टी बी कहा था हमने। अब यहाँ से हमने क्या किया था, एक इक्वेशन ड्राइव की थी कि डेल्टा टी बी क्या है हमारे पास, रिलेट कर रहा है कि चेंज इन प्रेशर से। अब चेंज इन वेपर प्रेशर जो है हमने स्टार्ट में ही देख लिया था कि वो हो गया है, अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में सिंपल हम ले रहे हैं कि सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर किस पे डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर, कि कितने सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है। लेकिन अगर हम चेंज इन लोअर इन वेपर प्रेशर देखेंगे या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखेंगे तो वो क्या था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा था। ये हमने रॉड्स लॉ के अंदर पहले ही देख लिया था। अब यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है, हमने मोल फ्रैक्शन क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सिस्टम, उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है हमारे पास कि कैसे हम निकाल सकते हैं कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, और पीछे हमने देखा था कि N1 और N2 है डिनोमिनेटर में, तो N2 जो है जब हम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो अगर बहुत कम है, मीन डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या रह गया, N2 ओवर N1, और यहाँ पे N2 क्या है सॉल्यूट के लिए और N1 जो है सॉल्वेंट के लिए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे क्या हो सकता है, N2 हमारे पास क्या है सॉल्यूट के लिहाज से, तो इसका भी वेट और मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है हमारे पास। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जो कि इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, तो हमने ये देखा था कि जब डेल्टा पी इसके प्रोपोर्शनल है तो डेल्टा पी और डेल्टा टी बी भी आपस में प्रोपोर्शनल थे, तो जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पे डेल्टा टी बी लिख सकते हैं। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा है जिसे हम के भी कह रहे हैं, वो हमारे पास क्या था, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट था। अब मोलर क्यों कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है उसका वेट हम किलोग्राम के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। हमने मोलर सॉल्यूशन भी पढ़ लिए थे जहाँ पे सॉल्वेंट हम केजी या ग्राम के अंदर ले रहे होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ग्राम में लिया, तो ये हमारे पास मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बन जाता है। जस्ट हम वैल्यूज पुट की थी
कि यहाँ पे वैल्यू पुट करें, और इसी तरह N2 की जगह पे भी हम क्या कर दें कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ से हम M2 जो कि मॉलिक्यूलर वेट है, हम वो ऑफ सॉल्यूट है उसको निकाल सकते हैं अगर हमें ये सारी वैल्यूज मालूम हो। ठीक है, अगर ये आपको समझ आ गया है तो इसी तरह आगे भी इसी तरह की इक्वेशंस हैं, हम उनको भी देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के अंदर भी इसी तरह की इक्वेशन आएगी और वहाँ से भी हम मॉलिक्यूलर वेट जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको एक की समझ आ जाए अच्छे तरीके से तो दूसरे करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं जो आज का हमारा लेक्चर है वो क्या था हमारे पास, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या था कि मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट जो था हमारे पास वो था ये हमारे पास डेल्टा टीबी। बाय अप्लाइंग द क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड रोल्स लॉ टू द कंडीशन डिपिक्टेड इन जो फिगर हमने देख ली, जो प्लॉट हमने देख लिया, इट इज़ पॉसिबल टू डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन। ये कितना हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट के अंदर चेंज आता है जब सॉल्वेंट से हम सॉल्यूशन में जाते हैं और कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में जितना चेंज आ रहा होता है या क्या रिलेशनशिप है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि दो इक्वेशन को इकट्ठे कर लेते हैं। एक हमारे पास क्या थी, रॉड्स लॉ, जो कि बता रहा था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन की इक्वल है, और दूसरा क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो बताता है कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि डेल्टा एच इन्वॉल्व होती है, हीट चेंज इन हीट इन्वॉल्व हो रही होती है। ठीक है, चाहे वो वेपोराइजेशन हो, आगे जाके देखोगे आप सब्लिमेशन भी होती है, आगे उससे आगे देखोगे हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन भी होती है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिंपली क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि हम एक रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का सॉल्यूशन के अंदर और उसकी कंसंट्रेशन के साथ। अब अगर आप ग्राफ को देखें तो सिंस द पॉइंट E एंड F लाई ऑन द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर T0 एंड T रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास क्या था, अगर हम E और F पॉइंट को देखें तो E पॉइंट जो है वो कहाँ पे मौजूद है, वो T0 पे है, और F पॉइंट क्या है वो T पे है। T0 एक्चुअली क्या था, वो टेम्परेचर जिस पे हमारे पास जो है सॉल्वेंट का जो है वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, मीन उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है E0। अब जहाँ पे T0 था हमारे पास कि जो सॉल्वेंट का हमारे पास बॉइलिंग टेम्परेचर था, अब हमने देखा कि उस टेम्परेचर के ऊपर मीन इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट की क्या क्या वैल्यू आती है, सॉल्वेंट कहाँ पे है, तो वो उस पॉइंट को हम क्या कह रहे थे कि सॉल्वेंट वो E है, और F क्या है, F है हमारे पास T, जो कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है जहाँ पे सॉल्यूशन बॉयल होके उसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब हमने डिफरेंस कहाँ से लिया था कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो था वो एटमॉस्फेरिक के इक्वल आ रहा है तो वो P0 है। अब हमने क्या किया था कि इसी T0 के ऊपर जो सॉल्वेंट का प्रेशर है वो क्या आ जाता था, PS। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। हमने अभी देख रहे हैं कि ई किस कर्व क्या को डिटरमिन कर रहा है कि वो वह T0 टेम्परेचर पे, और F जो है हमारे पास T टेम्परेचर के ऊपर है। वापस उसी पे जा रहे हैं, उसी स्टेटमेंट पे कि since the point and E and F lie on the vapor pressure curve of the solution at temperature T0 and T, then applying Clapeyron equation, किस पोजीशन पे, F पे भी लगा रहे हैं और हम E पे भी लगा रहे हैं हमारे पास, which is the log of P0 is equal to minus delta HV over RT। डेल्टा H क्या है, heat change और enthalpy change during the vaporization of a liquid। ठीक है, अब वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड कि कोई भी लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो जितनी हीट चेंज हो रही होती है ये डेल्टा एच वी आ जाती है। और हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर आ जाता है। और जब इंटीग्रेशन लगाते हैं आपको पता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू आती है, तो अभी हम इस कांस्टेंट को
यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। एट एफ पॉइंट पे इट्स वैल्यू हमारे पास क्या है, लॉग नेचर पी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वी ओवर आर टी। एट ई पॉइंट जो कि हमारे पास क्या है, लॉग नेचुरल पी एस इज इक्वल टू माइनस लॉग डेल्टा एच वी ओवर आर टी नॉट प्लस कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे इस तरह कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट टर्म इन द अबव इक्वेशन आर इक्वल, दोनों में इक्वल है इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। बिकॉज दिस सेम इक्विलिब्रिया इज इन्वॉल्व, सेम इक्विलिब्रिया में इनके कौन सा इक्विलिब्रियम ले रहे हैं हम कि यहाँ पे हमारे पास लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे अगर हम अब क्या करें कि इस इक्वेशन को जो ई वाली है या पी एस वाली इक्वेशन है, इसको इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, लॉग नेचुरल पी एस ओवर लॉग नेचुरल पी नॉट, या माइनस कर दें या डिवाइड कर दें, आपको पता है लॉग की फॉर्म में जो माइनस होता है वो डिनोमिनेटर में ये हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे सेम टर्म क्या है, डेल्टा एच बी और आर, चेंज किसका आ रहा है, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर का, ठीक है, ये टी नॉट है और ये टी है, तो इसलिए जो कॉमन टर्म है वो हमने बाय निकाल ली, माइनस डेल्टा एच वी ओवर आर आ गया, और पहले हमारे पास न्यूमरेटर में ये वाली टर्म है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया कि 1/T0 माइनस 1/T। नेक्स्ट इस साइड पे तो हमारे पास वही इक्वेशन रह गई, ये हमारे पास जब इक्वेशन आ जाती है तो इस साइड पे तो यही इक्वेशन आएगी, लॉग नेचुरल पी एस ओवर पी नॉट, और ये क्या किया हमने यहाँ पे जस्ट एलसीएम ले रहे हैं इसका, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी एंड टी माइनस टी नॉट आ जाएगा। तो ये पर हमने देख लिया था टी माइनस टी नॉट क्या है कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसमें से माइनस करें हम सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, तो जिसको हमने क्या कहा था कि ये क्या है, डेल्टा टी बी आ गया। बाकी इक्वेशन वही आ गई कि लॉग नेचुरल पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वी आर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी बी आर डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाई बाय टी नॉट। अब हमारे पास क्या है कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो उसमें चेंज ज़्यादा नहीं आता, तो इसलिए हम इस टी मल्टीप्लाई बाय टी नॉट की बजाय हम टी नॉट स्केयर कर सकते हैं कि जितना सॉल्वेंट का है उतना ही है। नो डाउट थोड़ा सा चेंज तो होता है, लेकिन हम इसको ईजी करने के लिए क्या कर रहे हैं कि इसको एक ही कंसिडर कर रहे हैं। Our dilute solution T and T naught are not very different, and so T multiplied by T naught may be replaced by T naught square, and delta HV may be taken as the molar heat of evaporation of the pure solvent। जब हम ये प्योर सॉल्वेंट के लिए ले रहे हैं कि T नॉट आपको पता था सॉल्वेंट के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, डेल्टा HV जो है हमारे पास क्या है, मोलर हीट ऑफ एवापोरेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर आपको इसकी डेफिनेशन चाहिए हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन होती क्या है कि जब भी अब मोलर की बात कर रहे हैं कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, कि इसका मतलब क्या है कि जब एक मोल ऑफ सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो जितनी हीट में चेंज आता है या जितना एंथैल्पी में चेंज आता है वो डेल्टा एच वी होता है। अब मोल की फॉर्म में है तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ जाएगी, ठीक है। इट्स रोड्स ला इज ओबेड बाय दिस सॉल्यूशन, दीज टू प्रेशर आर रिलेटेड टू। अब हमारे पास क्या है कि ये प्रेशर है लॉग नेचर पी एस ओवर पी नॉट। हमने जो पहले वाला लेक्चर था उसके अंदर देखा था कि प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x1, और x1 हम हमारे पास क्या था 1 माइनस x2 आ सकता था, तो हम क्या कर सकते हैं कि पी एस ओवर पी नॉट की जगह पे 1 माइनस x2 लिख सकते हैं। तो हमने जस्ट क्या किया, यहाँ पे पी एस ओवर पी नॉट की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और लॉग नेचुरल उसी तरह आ गया। बाकी ये इक्वेशन हमारे पास ऐसे ही है। x2 हमें पता है, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, हम लिख सकते हैं। अब क्या है हमारे पास,
अब डाइल्यूट सोल्यूशन है, x2 हमारे पास अगर स्मॉल है तो अगर जब हम इसका लॉग नेचुरल लेंगे तो ये इसकी वैल्यू तकरीबन हमारे पास क्या आ जाएगी, -x2 आ जाते हैं जब इसका लॉग नेचुरल लेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी क्या होगा, अगर ये इस साइड पे भी माइनस है तो और ये भी माइनस आ जाएगी तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x2 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी बी ओवर आर टी नॉट स्क्वायर। अब अगर आपसे कहा जाए कि डेल्टा टी बी निकालें, जो हमारे पास क्या था, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट था, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि टी बी को निकालने के लिए ये इक्वेशन किसी साइड पर आ जाएगा, बाकी सारी टर्म जो है इक्वेशन के दूसरी साइड पर चली जाती हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब अगर आपको कहा जाए कि मोलर जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, उससे आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं, तो जो सेम प्रोसेस हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में किया था, हम सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे कि x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है। तो इसका मतलब आपको ने पहले देख लिया था कि क्या होते हैं n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। हम सिंपली n2 को क्या कर दें, यहाँ पे इग्नोर कर दें तो क्या रह जाएगा, n2 ओवर n1 जो कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा कि वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि डिनोमिनेटर में था वो इक्वेशन के इस साइड पे चला गया। तो हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू इस यहाँ पे पुट कर देंगे। बाकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेम आ गई कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर ओवर डेल्टा एच वी। बाकी इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर हमने ये क्या लिया था, मोलर की फॉर्म में लिया था ना ये डेल्टा एच वी, तो उसकी जगह पे अगर हम क्या कर दें यहाँ पे कि अगर हम इसको यहाँ पे क्या जो डिनोमिनेटर में था m1 के सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट और l के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, ये हमारे पास डेल्टा एच बी आ जाता है। यहाँ पे एल ई क्या है, इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट पर ग्राम। पहले हम मोल की फॉर्म में ले लेते हैं, लेकिन अगर हम इसके ग्राम की फॉर्म में ले लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल ई की टर्म में आ जाएगा। अब एम एल ई था, अब m1 और इधर ऊपर m1 था तो दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए सिंपली हमारे पास एल ई रह गया क्योंकि हमारे पास ये जो m1 था वो कैंसल आउट हो गया। तो ये क्यों हम रिप्लेस करें कि पहले हम मोल की फॉर्म में ले लेते हैं, लेकिन हम अगर पर ग्राम के लिहाज से ले लें कि एक ग्राम के लिहाज से कितनी हीट में चेंज आता है, वेपराइजेशन में चेंज आता है, तो वो इसलिए हमने एल ई से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम इस इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये इस अब ये जो टर्म आज बन जाती है ये हमारे पास क्या है, हम इसको क्या कहते हैं कि ये के बी है, और इसके साथ ये जो टर्म आ जाती है, ये आपने अगर मोलैलिटी देखी हो, मोलैलिटी में हमने क्या कहा था कि वेट ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हम क्या कह रहे हैं W2/W M2। ठीक है, ये तो सॉल्यूट के लिए आ गए, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि वेट हम किसकी फॉर्म में ले रहे थे, केजी की फॉर्म में ले रहे थे या ग्राम की फॉर्म में ले रहे थे। तो अगर हम यहाँ पे केजी की फॉर्म में या ग्राम की फॉर्म में ले रहे हैं तो वहां पे हमारे पास क्या आना चाहिए, मोलैलिटी की टर्म आनी चाहिए, मोलैलिटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि ये सारी टर्म को हम एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि हमारे पास क्या बन गया, के बी, और ये टर्म हमारे पास क्या है, ये मोलैलिटी आ जाती है, वेयर के बी इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर ओवर 1000 एल ई इज अ कांस्टेंट। ठीक है, and m is the molality of the solution, which is the number of moles of the solute dissolved in 1000 gram of the solvent। हमें पता है कि मोलैलिटी के लिए हम ये यूज करते हैं, ये वैल्यूज यूज कर लेते हैं। तो क्या है, अगर हम पिछली इक्वेशन को देखें तो वो सारी टर्म हमारे पास किसके इक्वल